आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमारा रहेगा जो अभी कुक का जो ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे इसमें वीडियो में रहेंगे, बताएंगे आपको। जो हमारा डिप्लोमा बीएससी दोनों बच्चे हैं उन दोनों के लिए है। बीएससी से खास करके आप पूछा जा रहा है जैसे आप कहीं से अप्रेंटिस किए हो, जैसे अगर आप रिफाइनरी से अप्रेंटिस किए हो तो आपसे पहले आपका इंट्रोडक्शन लिया जाएगा। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दो कि मेरा नाम फलाना सिंह है। अगर मॉर्निंग का इंटरव्यू हो तो गुड मॉर्निंग बोलो, दोपहर का तो गुड आफ्टरनून, और शाम के टाइम को तो गुड इवनिंग। उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन दो कि मेरा नाम फलाना सिंह है, मैंने अपनी हाई स्कूल इंटर यहाँ से पास किया है और मैंने अपना लास्ट एजुकेशन बीएससी या डिप्लोमा फलाना, और मेरा लास्ट अभी कहाँ का एक्सपीरियंस उसके बारे में बताओ, और मन हो हावी बताओ तो हावी बताओ, वरना फिर लास्ट में थैंक यू बोल के इंट्रोडक्शन ख़त्म करो। कोशिश करो छोटा छोटा इंट्रोडक्शन देने की, क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यू है तो 10 से ज़्यादा 15 मिनट का होगा। तो इंट्रोडक्शन दो। उसके बाद अगर क्या होता है जनरली अगर हावी बोलोगे तो हावी से जैसे चेस बोला तुमने तो चेस में के बारे में जान लो कि चेस में कितने खाने होते हैं टोटल, कौन से घोड़ा कौन सी चाल चलता है, मंत्री कौन सी चाल चलता है। ठीक है, जो चीज़ हावी बताओगे उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, वरना हावी छोड़ दो। जैसे प्लांट बताओगे, प्लांट में अगर मान लो आपने बताया कि हम बीडीयू प्लांट में हैं, बीडीयू मतलब वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट। वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है। फिर दूसरा वैक्यूम डिस्टिलेशन होता क्या है, ठीक है। हमारा इसका वैक्यूम डिस्टिलेशन का फीड क्या होता है, इसका प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे बोलोगे इसका फीड हमारा होता है आरसीओ, जो एटमॉस्फेरिक कॉलम का जो रेजिड्यू होता है, जो रेजिड्यू मतलब कचरा जो एटमॉस्फेरिक कॉलम के बॉटम से निकलता है वही इसका फीड होता है। इसका फीड ये होता है। इसका प्रोडक्ट क्या होता है, इसका प्रोडक्ट होता है डीजल, एलबीजीओ, एचबीजीओ, एचएचबीजीओ, फ्लो और वैक्यूम रेजिड्यू, ठीक है। इसका प्रोडक्ट होता है एचएचडी, मतलब वहाँ से क्या होता है डीजल निकलता है। वहाँ हमारा जैसे एटमॉस्फेरिक कॉलम में हमारा एलपीजी, नेफ्था, एटीएफ, केरोसिन, डीजल, एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू ये निकलता है। तो वहाँ पर सबसे लास्ट में हमारा डीजल निकलता है, उसके बाद एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू निकलता है। इससे ऊपर वाली चीज़ यहाँ वैक्यूम में नहीं निकलती। पहला डिफरेंस ये हो जाता है। ऊपर से इसमें जो फीड होता है हमारा जो एटमॉस्फेरिक कॉलम का जो कचरा होता है उसको हम दूसरा नाम आरसीओ भी बोलते हैं, रिड्यूस क्रूड ऑयल, वो इसका फीड होता है। इसका यूज हम इसलिए करते हैं, इस फीड के रूप में क्या करते हैं हम वैक्यूम मतलब प्रेशर वैक्यूम लगा कर क्या करते हैं वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वैक्यूम क्रिएट करके इसका क्या करते हैं प्रेशर कम करते हैं। प्रेशर कम होने से हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो हमारा एआर होता है जैसे मान लो एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू जो हमारा होता है इसका टेम्परेचर 350 से 400 डिग्री सेल्सियस रहता है। इससे हम ऊपर जब गर्म करेंगे तभी इसमें से जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है जैसे डीजल, एलबीजीयू, एचबीजीयू, एचएचबीजीयू, स्लो बीआर तभी निकलेंगे, ठीक है। इतना टेम्परेचर तक गर्म करने पर हम क्या होगा, एक एटीएम पे अगर इतना टेम्परेचर तक हम इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसमें थर्मल क्रैकिंग हो जाएगी। थर्मल क्रैकिंग होने के बाद इसके में क्या हो जाएगा, कोक का फॉर्मेशन हो जाएगा अगर इसी टेम्परेचर पर इसको हम गर्म करें। इसीलिए हम क्या करते हैं प्रेशर कम करते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम ले जाते हैं जहाँ पे स्टीम इंजेक्टर का यूज करके प्रेशर कम करते हैं। वहाँ पे प्रेशर कितना कर देते हैं, एक एटीएम मतलब 760 मिलीमीटर एचई बराबर होता है। इसका वैक्यूम कितना कर देते हैं, इसका वैक्यूम हम कर देते हैं 80 mm। वाटर कॉलम टॉप पे रखते हैं और मिडिल में रखते हैं, नहीं वहाँ पे 60 mm 50 से 60 mm एचजी जो रहता है वैक्यूम कॉलम के टॉप पे रखते हैं, और जो बॉटम में रखते हैं 90 mm एचजी के आसपास रखते हैं, ठीक है। उसका रेंज इसके अंदर क्या होता है, 50 से 80 या 90 के रेंज के अंदर होता है, मरकरी के रेंज के अंदर होता है। उस क्या होता है ये 760 मिलीमीटर एचजी से कम है। जैसे हम क्या करते हैं प्रेशर कम करते हैं हमारा क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। मेन रीजन है होता है प्रेशर कम करने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। पूछते कि मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है
प्रेशर बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, घटता है। ठीक है, अगर प्रेशर बढ़ाने बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। इसका जस्ट अपोजिट होता है। वैक्यूम डिस्टिलेशन में प्रेशर डाउन करते हैं जिससे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, जिससे हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अगर उसी टेम्परेचर पर करोगे उसी प्रेशर पे तो थर्मल क्रैकिंग हो जाएगी, कोक का फॉर्मेशन होगा। इसके बारे में बता सकते हो, फीड बताओगे, प्रोडक्ट बताओगे, इसमें पूछेगा कैटलिस्ट यूज होता है कि नहीं, तो इसमें कोई कैटलिस्ट नहीं यूज होता। फिर इसके बारे में जानकारी रखो थोड़ा। डीजल हमारा निकलता है, पूछ देगा किस टेम्परेचर पर निकलता है, उसका टेम्परेचर और प्रेशर ज्ञात रखो। हमारा जो वीडियो कॉलम होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट, उसका प्रेशर कितना होता है, अलग अलग होता है। टॉप पे आपको अभी बताया 60 mmHg, बॉटम में 93 mmHg, 90 mmHg बोल सकते हो, 60 से 90 mmHg के बीच में रहता है। सब हर प्लांट का अलग अलग रहता है। ठीक है, वो इस पर डिपेंड करता है। इसमें टेम्परेचर कितना रहता है टॉप पे, 80 डिग्री सेल्सियस, और बॉटम में 350-400 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। क्योंकि बॉटम में इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्योंकि बॉटम में रिबॉयलर लगा होता है। और टॉप पे क्यों कम होता है, क्योंकि टॉप पे हमारा कंडेंसर लगा होता है। इसलिए पूछे कि डीजल हमारा किस टेम्परेचर पे निकलता है, तो याद रखने का 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास निकलता है। उससे ऊपर हमारा टॉप का टेम्परेचर होता है जहाँ कंडेंसर लगा होता है। ऐसा क्यों रखते हैं, इसमें प्योरिटी बढ़ाने के लिए। रिफ्लक्स क्यों करते हैं, प्योरिटी बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। इसके बारे में थोड़ा जानकारी रखो। ये फीड हमारा कहाँ पे जाता है, जीएससी यूनिट में जाता है। जीएससी का फिर प्रोडक्ट क्या होता है, हाइड्रोकेकर यूनिट में जाता है, उसका क्या प्रोडक्ट होता है, उसके बारे में जानकारी रखो। इसमें मेन फोकस आपको रखने का कि जैसे पूछ देगा आपको हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर की कैपेसिटी कैसे ज्ञात करें, हीट एक्सचेंजर की कैपेसिटी कैसे ज्ञात करें। कहने का मतलब हीट एक्सचेंजर क्या होता है, हीट एक्सचेंजर होता है दो फ्लूइडों के बीच हीट का एक्सचेंज करना। हीट का एक्सचेंज करने का मतलब हीट का ट्रांसफ़र जिस इक्विपमेंट में होता है। हीट का ट्रांसफ़र अगर फ्लूइडों के बीच में जिस इक्विपमेंट में कराया जाता है, फ्लूइडों के बीच में हीट का ट्रांसफ़र जिस इक्विपमेंट में कराया जाता है उसको हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है, टू टाइप का होता है, एक डायरेक्ट टाइप का, एक इनडायरेक्ट टाइप का। मेनली यही दो टाइप का होता है। डायरेक्ट टाइप का जैसे कूलिंग हमारा टावर हो गया, कूलर हो गया। इनडायरेक्ट टाइप में सेल एंड ट्यूब टाइप का एक्सचेंजर, फिर ट्यूब हीट एक्सचेंजर। जो हीट एक्सचेंजर का नाम बताओ उसके बारे में जानकारी रखो थोड़ा। जैसे आप इसका एग्जांपल बताओगे कूलिंग टावर, तुरंत पूछ देगा कूलिंग टावर क्या होता है। ऐसा टावर जिसमें वाटर को हवा का यूज करके ठंडा करते हैं, गर्म पानी को हवा का यूज करके जिस टावर में ठंडा करते हैं उसको कूलिंग टावर बोलते हैं। ठीक है, कूलिंग टावर, कूलर हमारा जो घरों में यूज होता है, जो भी हवा का ठंडा वो भी करता है, तो भी क्या करता है, डायरेक्ट टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है। पूछ देगा कूलिंग टावर में कौन कौन से केमिकल की डोजिंग होती है। इस समय कूलिंग टावर फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ सबका हर इंटरव्यू में, कौन कौन से केमिकल की डोजिंग होती है। तो कूलिंग टावर में कौन कौन से केमिकल की डोजिंग होगी, जो चीज़ें उसको नहीं चाहिए होगी उसको रिमूव करना होगा, उन्हीं चीज़ों की डोजिंग होगी। जैसे कि कोरेजन को कम करने के लिए पहला एक होगा कोरेजन होगा। अब जानो कोरेजन क्यों होगा कूलिंग टावर में, पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 डिजॉल्व होता है, घुला होता है, इसी के कारण कोरेजन होता है। तो कूलिंग टावर में हम क्या करते हैं, पानी का यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से कोरेजन होगा, कोरेजन होगा। तो उस कोरेजन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कूलिंग टावर में हाइड्रोजन डालते हैं। हाइड्रोजन को बोलते हैं N2H4 केमिकल फार्मूला। ये क्या करता है, N2H4 जब कूलिंग टावर में डालते हैं तो पानी में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होता है उसके साथ क्रिया करके कौन सी गैस बनाता है, नाइट्रोजन गैस, जो बाहर निकल जाती है, अब प्लस पानी बनाता है। तो पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो हाइड्रोजन केमिकल डाल के काट के अलग कर देता है, उसको ख़त्म कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, कंज्यूम करके नाइट्रोजन गैस छोड़ देता है, पानी बना देता है। ठीक है, तो कोरोजन कम ऐसे कर देते हैं, कौन सा केमिकल डाल के, हाइड्रोजन, इसको N2H4 बोलते हैं। फार्मूला इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कैसे ऑक्सीजन खत्म होता है, क्यों कोरोजन होता है, क्वेश्चन आप समझे रहो, एक बार बताने के लिए आपका अच्छे से आंसर।
दूसरा स्केल अगर फार्मेशन होता है उसमें उसको कम करने के लिए यूज होता है। ठीक, स्केल फार्मेशन कम करने के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है? एंटी स्केलिंग। स्केल को कम करने के लिए इसका एंटी लगा दो, जो एंटी, जैसे कोई डोड होता है, कोई बीमारी होती है, इसके लिए हम क्या करते हैं? एंटीडोड लगाते हैं। वैसे ही इसमें नाम याद रखने के लिए एंटी स्केलिंग। स्केलिंग पूछ रहा है ऐसा कोई केमिकल जो स्केल के फॉर्मेशन को जो ख़त्म करे, उसको एंटी स्केलिंग बोलते हैं। इसमें एंटी स्केलिंग एजेंट डालते हैं। हर चीज़ में अलग होता है, हर इंडस्ट्री में अलग अलग यूज होता है, हर केमिकल का अलग अलग। और फिर आपका कोलेजन कम हो गया, स्केल फार्मेशन हो गया। तीसरा इसमें होता है पानी में क्या होती है? बैक्टीरिया, फंगी, हाँ, एल्गी, इन सब के फार्मेशन कम करने के लिए। आज के एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया था, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी फार्मेशन हो रहा है कूलिंग टावर में, ठीक है, इसको कम करने के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं? तो उसने बताया था इसको यूज करने के लिए क्या करते हैं? बायोसाइड बोलते हैं उसको, ठीक है, बायोसाइड बोलते हैं। क्या महंगा केमिकल होता है इसका, जैसे रिफाइनरियों में यूज होता है, जो छोटे स्तर की होती हैं फैक्ट्रियाँ, उनमें क्या होता है, इतना महंगा केमिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे घरों में क्या होता है, बैक्टीरिया मारने के लिए हम पानी में क्या डालते हैं? तो क्लोरीन डालते हैं, क्लोरीन डालते हैं। तो यही एग्जामिनर ने पूछा था कि बैक्टीरिया मारने के लिए घरों में कौन सा यूज करते हैं? तो उसने बोला था बायोसाइड, लेकिन बोला कि दूसरा क्या यूज करते हैं? तो घरों में क्लोरीन डालते हैं। फिर क्लोरीन डालते हैं तो पानी में क्या होता है, ये पूछा था। क्लोरीन अगर हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है? तो क्या होता है, क्लोरीन पानी में डालने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, पानी हमारा क्या हो जाता है? अम्लीय बन जाता है। दूसरा सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है, हाइपोक्लोराइड बनता है, सोडियम कर रहा हूँ, हाइपोक्लोराइड बनता है, HOCl बनता है। यही क्या करता है, मेन जो ये बनता है, ये तो पानी को एसिडिक करने का काम करता है। यही HOCl जो बनता है, यही बैक्टीरिया मारने का काम करता है, ठीक है। जो पानी में बैक्टीरिया पनप रहा होगा उसको मारने का काम करता है। फिर क्या हो गया, कोरोजन कम करने के लिए हाइड्रोजन का केमिकल यूज करते हैं, स्केल फार्मेशन के लिए एंटी स्केलिंग यूज करते हैं, बैक्टीरिया मारने के लिए बायोसाइड का यूज करते हैं। 3 केमिकल होगा। एक चौथा केमिकल पानी का pH कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, पानी का pH। अब पानी का pH क्या कंट्रोल करने का, पानी में क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, कूलिंग टावर के पानी में क्या होता है, साल्ट होता है। अगर पानी में साल्ट प्रेजेंट है तो पानी का pH क्या हो जाएगा, 7 से ज़्यादा होगा। पानी कैसा होगा, बेसिक होगा। अब कौन से साल्ट, कैल्शियम या मैग्नीशियम के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, यही प्रेजेंट होने से पानी की हार्डनेस होती है। यही साल्ट में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं ज़्यादा मात्रा में। तो इसका पानी हमारा बेसिक होता है। इसका पानी का pH हम न्यूट्रल रखने के लिए, 7 के बराबर रखने के लिए उसको क्या करते हैं, इसमें कोई एसिड मिलाओगे, कोई बेसिक चीज़, इसमें क्या ऐसा चीज़ डालो, एसिडिक डालो जो पानी को कम कंट्रोल करे, pH को करके घटा दे। तो इसमें क्या करते हैं, HCl डालते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन डालने से क्या होता है, HCl भी बनता है, ये भी क्या करता है, इससे pH को कंट्रोल कर देता है। तो मेन क्या होता है, pH कंट्रोल के लिए कोई एसिडिक मटेरियल डालते हैं, जैसे HCl यूज कर लोगे। बैक्टीरिया मारने के लिए, फंगल को मारने के लिए बायोसाइड का यूज करते हैं, स्केल के लिए एंटी स्केलिंग, कोरोजन के लिए हाइड्रोजन का यूज करते हैं। ये मेन होते हैं। फिर उससे पूछा था उससे कि अगर हीट एक्सचेंजर है आपका, तो हीट एक्सचेंजर में कितना हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है ओवरऑल, उसको कैसे बताओगे। हीट एक्सचेंजर जैसे कि आप पुराना वीडियो जाकर देख सकते हो, मैं वीडियो में दिखा दूंगा आपको, लिंक दे दूंगा। पंप हो गया, पंप क्या होता है, उसके क्या टाइप होते हैं, अच्छे से जाके देखो। यूरिया क्या होती है, यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी, पानी में यूरिया घुलता है तो ठंडा फील क्यों कराता है, यूरिया पानी से भारी होता है कि हल्का होता है, ठीक है। यूरिया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऐसे तमाम चीज़ें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप नीचे क्वेश्चन है अपलोड में, आप जाकर देख सकते हो, सर्च मारोगे तो अपने आप आ जाएगा। जैसे मैं क्या बोला था, हीट एक्सचेंजर का अगर हमें हीट लोड ज्ञात करना हो, हीट लोड फाइंड करना हो, हीट लोड मतलब हीट एक्सचेंजर, जैसे हमारा हीट एक्सचेंजर है, ठीक है, इसमें क्या है, ट्यूबें लगी हैं इसकी,
सेल साइड है, ये ट्यूब साइड है पूरा। ठीक है, यहाँ से हमें लिक्विड डाल लें इन, यहाँ से लिक्विड आउट। यहाँ से कोई एक मटेरियल दूसरा डाल लो, मान लो गैस डाल ले इन, कोई गैस आउट हो रही है। यहाँ से हॉट है, यहाँ क्या हो रही है, ठंडा हो जा रही है, कोल्ड हो जा रही है। मान लो एक ही दिशा में डाल लो, वो करंट ये भी हॉट है, ये कोल्ड हो जा रही है। ठीक है, माना कि 80 डिग्री पे है, एक ठंडा हो रही है, कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जा रही है। ये हॉट है, ये अगर ये क्या है, ये 70 है, ये कितनी हो जा रही है, 60 हो रही है, या 50 मान लो। कहने का मतलब है कि कैसे ज्ञात करोगे, कोई एक्सचेंजर की हीट लोड कैसे ज्ञात करते, कितना हीट एक्सचेंजर में कितना हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, उसी के बारे में। जैसे मान लो ये 80 डिग्री पे घुस रहा है, 60 डिग्री पे निकल रहा है, तो कितना हीट ट्रांसफ़र करेगा, 20 डिग्री का ही तो हीट ट्रांसफ़र किया उसने। 80 डिग्री पे जितना पानी के पास हीट रही होगी, वही तो ट्रांसफ़र करते हुए अपना टेम्परेचर गिराते हुए 60 तक पहुंचा होगा। 80 से शुरू होगा, 80 डिग्री के पास मान लो इसके पास 10 जूल रही होगी एनर्जी, फिर इसके पास यहाँ 75 है, तो इसके पास एनर्जी कितनी बची, 8 जूल बची। ऐसे करते करते मान लो इसके पास 60 जूल तक 2 kg तक एनर्जी ही बची इस पानी के पास। तो उसके बाद कितना एनर्जी का टोटल ट्रांसफर हुआ, 8 kg का।